ट्रिपल शिफ्ट में भी अगर 150 डेज चली है तो पूरा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ट्रिपल शिफ्ट के लिए ही लगेगा। ओके ओके। तो 300 का डेप्रिसिएशन 300 डेज का मल्टीप्लाइड बाय ट्रिपल शिफ्ट का लेना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। हाँ Though triple ये shift is only for 150 days, you have to consider for the total duration, huh? हाँ मतलब देखिए साल में कभी भी 3 शिफ्ट में चलती है तो वो डेप्रिसिएशन आपको 3 शिफ्ट का ही लगेगा। अच्छा, वो कितना भी दिन चलने दो फिर भी। हाँ कितना भी दिन चली हो, क्योंकि कंपनी एक्ट में ये प्रो डेटा बेसिस पे नहीं दिया गया है डेप्रिसिएशन का फंडा। ओके, हाँ हाँ हाँ। ये भाई एक दिन में डबल शिफ्ट चली तो डबल शिफ्ट का डेप्रिसिएशन डालो, दूसरे 5 दिन सिंगल शिफ्ट चली तो सिंगल शिफ्ट डेप्रिसिएशन डालो, थर्ड शिफ्ट में चली 10 दिन तो 10 दिन का थर्ड शिफ्ट में डालो। ऐसा प्रोविजन नहीं है कंपनी एक्ट में। ओके 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 सही है। ओके। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर गो फॉर द होल ईयर ओनली। we already confused, that's why we are raising this question. कंपनी एक्ट में सिर्फ यही दो चीज बोली गई है, सीजनल नॉन सीजनल। हाँ सही है, ये दो कंपनी का दिया है। इनकम एक्ट में प्रो डेटा बेसिस पे दिया गया है, बट वहां पे आपका शिफ्ट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स है। यहाँ पे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है। राइट। और दूसरा, अगर इनकम टैक्स एक्ट की तहत डेप्रिसिएशन करना है तो वहां पे तो एक ही मेथड से कर सकते हो, दैट इज अ WDV। यस। सही है। तो ये सारा यहाँ पे कुछ सॉल्व आउट हो सकता है। व्हाट इज द इकोनॉमिक लाइफ? सो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। कंपनी एक्ट में पुट इन यूज 2016 से होती है एक स्टार्ट। ओके, परचेज बोले 2005 में किया है, पुट इन यूज 2006 में है, तो आपकी बैलेंस लाइफ रहेगी डेट ऑफ वैल्यूएशन 10 - 6, दैट इज अ 5 years। Sorry, 2010 - 7, 8, 9, 10. 4 years। 4 years. Depreciation of the plant you have to calculate with these numbers। Okay। 4 years, so economic balance life will be minus that। 2010 - 2006। सर वो एज हो गया ना सर। हाँ, पर बैलेंस लाइफ ये क्या आवर्स लाइफ इज 50,000 आवर्स, so we have to convert that in hours, no? life is a 15,000 hour, तो you have to convert in the hour। तो वो आपकी एज आएगी और टोटल आवर्स में से एज डिडक्ट करोगे तो आपकी बैलेंस लाइफ आएगी। 1200 आवर्स हम डिलीट करेंगे, 4 years into 300 ले लेंगे ना डेज। सिंपली 50,000 डिवाइडेड बाय 300 24 आवर्स। आवर्स कर रहे हैं हम। ओके ओके। सही है। सो उसकी लाइफ इतने आवर्स है। नहीं कुछ मैं गलत किया, आवर्स है, मतलब इसकी लाइफ इतनी डेज है। ओके, और डेज को हम डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, सो 5 साल या 4.7 उसकी लाइफ आ रही है। रन्स 300 डेज रहते तो भी हम कन्वर्जन के लिए 365 डेज ही लेंगे ना। 365 डेज ही लेंगे। सही है। ओके। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बोला था ना आपके कि वो डेसिमल के बाद तो इश्यू रहेगा आपका। सही है। तो यहाँ पे अगर 4 years करते हो तो 1.7 years आपकी बैलेंस लाइफ रहेगी। मे बी आपके आंसर में 2 हो, दैट यू हैव टू कंक्लूड। आवर्स में दिया था सर इसमें। हाँ, तो आवर्स में ठीक है, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो आपके 4 years को आपको आवर्स में कन्वर्ट करने हैं, तो 4 into 365 into 24, दिस मच आवर यू विल गेट। यहीं पे गलती है।
4 days into 24. Okay, so 50,000 माइनस दिस, करीबन 15,000 आवर्स आपके बचने वाले हैं, या उसके आसपास का जो भी कुछ आंसर आता है आपका, दैट विल बी। सर बुद्धवत में दूसरा टाइप में दिया है ना सर इसको कैलकुलेशंस? किस टाइप से दिया है? वो नंबर ऑफ आवर्स को लेके डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट वो कैलकुलेट किया है सर उसका इफेक्टिव एज। वो उनका यूजफुल लाइफ काउंट करने के लिए, नॉर्मली यूजफुल लाइफ हम ले लेते हैं, बट यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन आल्सो वी हैव टू फाइंड बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी। जो लास्ट आपने भेजा था ना, वो चीज है कि व्हाट विल बी अ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो उन्होंने 3 साल का पकड़ा था, 3 रिएक्टर सिमिलर टाइप्स के रिएक्टर्स पकड़े थे, और वो रिएक्टर्स के बेस पे दे हैव डिसाइड द यूजफुल लाइफ। उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन ये है साहब, फर्स्ट ईयर 8 आवर्स इंटू 150, सेकेंड ईयर 116 इंटू 125, ये 150, 125 एंड 100 फिगर कहाँ से आया? व्हाट इज द बेसिस? दैट वाज आवर डाउट। क्या था? 8 फर्स्ट ईयर 1 शिफ्ट, दैट इज 8 इंटू 150. Okay, next is a Second year 2 shift, 16 into 125. 16 into 125, Third shift 24 into 100. 24 into 100. ये 150, 125 and 100 ये फिगर कहाँ से आया? What is the basis? That is our question. हाँ हाँ, ओके, दोबारा मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली मैंने बताया था, बट आई कैन नॉट। Okay, okay. आज शाम तक मैं रिप्लाई कर देता हूँ। Fine, fine, fine. यहाँ रिप्लेसमेंट या रिप्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको इंडेक्स नंबर दिए गए हैं, Right. बट इंडेक्स नंबर यू हैव टू यूज ईयर ऑफ परचेज, Purchase, नॉट yeah. ईयर ऑफ यूजिंग पुट इन यूज। Right. तो आपका आंसर होना चाहिए 170 डिवाइडेड बाय 125। इसके साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है 8 करोड़, मतलब 10.88 के करीबन कुछ होना चाहिए। वो आ जाएगा सर। और अगेन डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए सेम This method. आपने दिस मेथड। ओके, और कुछ है इसमें? 4 है, मतलब 8 मार्क वाला क्वेश्चन था ये, मगर इसमें 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी है एक्चुअली, ये वाला और ये वाला। ये 4 मार्क तो आ ही जाने चाहिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। डिप्रिसिएशन आरसीएन के डीआरसी डीआरसी में पूरा कैलकुलेशन आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में किया है, एक्चुअली आपने एक्सेल में कैलकुलेशन किया होगा, तो आपको सिर्फ फिगर ही 8 करोड़ की जगह 10.88 डालना है। डाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, Right. सेव। ऐसे ही आपका एक दूसरा था, ये इफेक्टिव एज वाला है। सही है। इसमें आपको ये मेथोडोलॉजी याद रखनी पड़ेगी, जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी वो बुक में। ओके, समझिए कोई परचेज ईयर है ये, पहला स्टेप आपका परचेज ईयर, हिस्टोरिकल कॉस्ट आपकी, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर दैट इज बेस्ड ऑन द इंडेक्स नंबर। हाँ, सही है। देखिए यहाँ पे 9 का दिया है,
आपका डेट ऑफ वैल्यूएशन 19 का दिया है, बट देयर शुड बी ए इंडेक्स नंबर ऑफ 15 आल्सो। सर है सर, वो सबका है सब, इसमें बराबर लिखा नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन में लिखा था शायद। उसका बोल दो अगर है तो। एक्चुअली बोल उधर दीजिएगा। वो थर्ड शीट सीएनसी कटिंग हेड करके है ना साहब, वही क्वेश्चन है ये। एक्चुअली इसका टाइटल गलत हुआ, इट इज नॉट एक्सट्रूडर। नहीं वो कोई बात नहीं, सही है, समझ लीजिए ये हमने परचेज किया था, रिप्लेस किया 2019 में रिप्लेस किया है। सो यहाँ पे और एक डेटा चाहिए, चलिए हम यहाँ पे आर्बिट्रेली दे लेते हैं 160। उसका एग्जैक्ट नंबर से सब, वो थर्ड शीट है देखिए, सीएनसी कटिंग एंड हेड करके, उसमें है। CNC कटिंग एंड हेड, हाँ ये वाला है। हाँ मतलब ये भी तो 2019 है। 15 में जो इन्वेस्टमेंट एडिशन हुआ है आईक्यू के कॉलम में सर। यहाँ भी 160 लिया है, कुछ ओके आइडिया, बट देख लेते हैं यहाँ पे, ये पूरा सॉल्व आउट करते हैं। ओके ओके। तो पहले परचेज ईयर, आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट और मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो आपको लाना पड़ेंगे, देन आपकी एक ट्रेंडेड कॉस्ट बनेगी। अब जो चीज रिप्लेस हुई है, समझिए यहाँ पे ये 2000 इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और 2008 में रिप्लेस की है, सही है। तो ये 20,000 में से ये वाला डिडक्ट हो जाएगा, एडजस्ट कर हो जाएगा। तो क्या एडजस्टमेंट आएगा? 2.5। ओके, हम कर 17,000 डिवाइडेड बाय दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर। ओके, सो आपका जो एडजस्टमेंट आया यहाँ पे 8,077, यहाँ पे राउंड अप 8,100 किया है। ओके सो आपके 20,000 में से ये 800 निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपने जो रिप्लेस किया है, पुराना निकाल दिया है, उसके हम 8,100 निकाल रहे हैं, सही है। तो 20,000 में से 800 निकाल दिए, बाकी का सब वही। अगेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको अगेन स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगी बेस्ड ऑन द न्यू एडजस्टेड वैल्यू, राइट? हाँ, देयर इज एडजस्टेड। और ये जो आई, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको एज का साथ, क्रोनोलॉजिकल एज से। तो आपको दो चीज मिलेंगी, वन योर ट्रेंडेड हिस्टोरिकल कॉस्ट और वेटेड एवरेज इन्वेस्टमेंट। वेटेड एवरेज इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ट्रेंडेड हिस्टोरिकल कॉस्ट आपकी इफेक्टिव एज आएगी। ओके, ये आंसर नहीं आया सर, हमने किया था। ये एग्जाम्पल है मैम, समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अब हम करते हैं आपके 2000 ईयर ऑफ परचेज 2009। ओके, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 है। आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बने गया है यहाँ पे? 19 डिवाइडेड बाय 9 का जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा। आपका इन्वेस्टमेंट एडिशन हो रहा है 2015 में, इन्वेस्टमेंट एडिशन है 3, और ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 19 का, सॉरी 15 का, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 1.13। ओके, और आपकी ट्रेंडेड कॉस्ट हुई ये वाली, ये हम निकाल देते हैं। 2019 में आपका रिप्लेसमेंट हुआ है 4 लाख। ओके, और 19 to 19 इंडेक्स नंबर आपका एक ही रहेगा अब। यस, सही है। 2019 डिवाइडेड बाय, ओके, तो आपका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो डाला था 17 लाख, उसका ये 17 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है, वो हो गया है ट्रेंड होके 23। ओके, अब ये 4 लाख जो आपने डाले हैं, नए रिप्लेस किया है, वो 10 में एडजस्ट होंगे। ओके, तो एडजस्टमेंट क्या होगा? ये वाला 4 मल्टीप्लाई फैक्टर दिस 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 दिस, ठीक है। तो आपका 3 यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 का 10 minus 7।
हाँ 10 का हो जाएगा 7. ओके, बाकी सेम एज इट इज. ओके, अगेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2009 का 19 डिवाइडेड बाय 140. ऊपर से ही मैं लिख देता हूँ 1.3 एंड 1. ओके, तो आपका ये हिस्टोरिकल कॉस्ट 14 और जो टेंडेड आया इट इज 18. ओके, सो अगेन 2010 33. ओके, एज कितनी है 2009 के हिसाब से? 2019 माइनस 2009 और ये 2015. 4. 2019 माइनस 2015. ओके, और ये 1 ईयर. 1 year. ओके, सो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये एज के साथ वेटेड इन्वेस्टमेंट और वेटेड इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट 6.7 यहाँ पे वो. तो यहाँ पे वी कैन गो विथ 6 और 7. 6.5 से ज़्यादा है तो वी आर गोइंग फॉर द 7. सही है. इफेक्टिव एज आपकी 7 हुई. अब आपके सारे कैलकुलेशन इसके बेसिस पे होंगे. जो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है. बैलेंस लाइफ Without considering, yes. तो अभी इसकी एज क्या हुई? हम 9 से काउंट करते हैं तो एज हुई 10 साल. Correct. और उसकी इकोनॉमिक लाइफ है 20 साल. 10 years. तो 20 माइनस 10 Yeah. 10 साल. ये तो सिंपल है, 2 मार्क तो इजी है. देन रिप्रोडक्शन कॉस्ट वो भी कर सकते Also easy based on the index and हैं. ओके, सो देखिए हमने यहाँ पे फाइंड किया ही एक्चुअली ये स्टैंडर्ड कॉस्ट 23 यानी 22 वाला. ओके, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं किया. ओके, एडजस्टेड हमारी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट आ रही है ये वाली आ रही है. नहीं, यहाँ सर सीएनसी का पूछा है तो हमको सिर्फ 8 लेके करना है कि पूरा लेना है? मैडम ये सीएनसी मशीन्स के एडिशंस और रिप्लेसमेंट ही है. तो मशीन तो सीएनसी मशीन ही था बट उसमें ईयर ऑन ईयर कुछ अल्टरनेशन एंड कुछ एडिशंस किए हैं. तो आज की डेट में वो मशीन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो मशीन है वो वाली की रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब सब कुछ लेना है. तो 22.68 मतलब हमारी 23 आ रही है तो वो लेना है ना? हाँ बरोबर. देखिए यहाँ पे हमारा जो विदाउट एडजस्टमेंट आ रहा है 22 समथिंग. बरोबर. तो आपका 22 समथिंग वाला आंसर मोस्ट प्रोबेबल होना चाहिए. अच्छा, सही है. और दूसरी चीज राइट आंसर आपका एडजस्टेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट 18.49. तो उसके आजू बाजू है 18 वाला तो दैट इज अ बेस्ट आंसर. 18 वाला मतलब 17.85 है, 19.83 है तो वो नहीं ले सकते? नहीं, मैं डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूँ. आगे का हम नहीं कर सकते. डिजिट चेंज नहीं कर सकते. आपके डेसिमल में कुछ अगर प्लस और माइनस आता है तो दैट इज ओके. अच्छा ठीक है. दिस इज अ नाइस सजेशन. हाँ ठीक है. सही है. Right. तो इफेक्टिव एज ऑफ द मशीन्स यहाँ 7 साल आई है हमारी. बस मजा बोल ना के 2 मिनट
श्रीनिवास उसका आंसर कितना है आरसीएन? इसका आंसर आ रहा है, मेरा तो 23 आ रहा है, अभी सर क्या बोला उसने? 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है उनका। यहाँ लिखा 22.68 है उधर, आंसर है। है 22.68 है। Yeah, we go by that. That's it. या या हमने 15 करके छोड़ दिया था, देखो। Terribly wrong. हाँ। उफ, सकता है ना। तो इफेक्टिव एज भी आएगा 7.5 पक्का। Yes. नहीं, Oh, 7.5 है, इफेक्टिव एज 6.8 आया ना, सर का भी उतना ही आया। right. मगर उधर तो 7.5 है आंसर। क्या? 6.8 आ रहा है ना, तो मैक्सिमम वी कैन टेक 7 क्लोज टू इट। नहीं 7 उधर ऑप्शन है ही नहीं. तो फिर 7.5 क्या ऑप्शन? 7.5 है ऑप्शन। Nearest is 7.5. Next highest is 7.75. नहीं, पर फिर इकोनॉमिक बैलेंस लाइफ के लिए आपका वो क्या टैली कैसा होगा? 20 माइनस Now that's what. If you get one wrong, the second one will be automatically wrong. 12 नहीं, उसमें से सारे ऑप्शंस उन्होंने नीचे दिए हुए हैं। You Exact. -20 -5 20 -10 everything. That's what I'm telling. If the third is wrong, fourth is automatically wrong. Yeah, correct. I don't know, but the answer we are getting is 6.8 there. This is one area where we are luck plays more than mathematics. तो 7.5 करना पड़ेगा। So 7.5 करना पड़ेगा क्या आपके हिसाब से? That's what the general logic is. 12 कर सकते। Otherwise you don't have the option there. Right. No, I'm talking about this. See, 2019 में adjustments हुआ है ना cutting head का. So that becomes the one is the trended one. उधर आएगा one. हमने गलत किया था उसको. Do you remember? तो 1 ही लिया ना वहाँ हमने। देखो वो बेस किया 2009 में जहाँ कटिंग एड हुआ है ना उसको 1 किया, ट्रेंड फैक्टर को 1 किया। Actually, in our calculation, it is 1.0 something. Yes, 1.05 किया था हमने। 1.05 किया था। 1.05 हमने 1.05 किया था, सर ने 1 लिया इधर, 1 Right. किया उसको। दैट वाज द बेस ईयर। तो भी 0.2 आता है डिफरेंस, ज्यादा नहीं आता है। हाँ। It is still in point. I tried to. No, it's okay. You don't go by the numerical value there. The concept. 1 is the base year where there is major Overall took place. Yeah. And the trend factor is applied from that base year. बहुत छोटा है यार अक्षर एक्सेल शीट का। Change your specs. What you said that base year you have to take 210 divided by 200, right? 219 में चेंजेस हुआ है ना, उसी को बेस में लिया। 2018 में हुआ चेंजेस, मगर 2018 में हुआ है, 2019 कैसे करके लिखा सर ने? वैल्यूएशन डेट है, वैल्यूएशन वो उन्होंने ऐसे लिखा है, वो 18 है। 2019 is the valuation date. It should be 2018. तो कितना आता है 18 में? 18 डिवाइडेड बाय 18 ही किया है, फिर 1 आना चाहिए ना फिर। उन्होंने किया है 210 divided by 200, so 1.05 आता है, तो वो 1 लिया है। नहीं डियर, No. His format spelling is good up to second decimal. So
नो नो इट केम वन ओनली आई एम डैम श्योर Yes. इसके लिए मैं थोड़ा सा उधर कंफ्यूज है No, that's why that value has come 3 lakh. As per us, it is 3.0 something. I think it is 175 I have taken, no? It's 180 or what? और एक बार ट्रेंड फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे Right. वहाँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है 2019 में वैल्यूएशन डेट है 2018 में Replacement है. Yes. So हाँ 4 का वो by mistake it is 2008 90 it should be 2000. I think वो मेरा टाइपिंग प्रॉब्लम है. रो नंबर 6 में it should have been after 4 lakh. It should be 2018 होना चाहिए. वो उन्होंने डिलीट किया है अभी. नहीं, कॉलम चलो सी में दोबारा मैं 2019 लिखा ना, वो 2018 होना चाहिए था. ट्रेंड फैक्टर कैलकुलेट करना ही लॉजिक है इधर उसके बाद कुछ भी नहीं है Right. The same problem is given in Duppatti as well. आई नो वी डिड इन द सेम लाइन बट नहीं आया ना हमको आंसर नहीं आया श्रीनिवास वो 300 डेज वाला की ना Hmm. सर के जैसे किया तो आ जाएगा लगता है I don't know यार, we have to try it again. वो बोल रहा था ना पूरा ट्रिपल शिफ्ट लेना है there is no वो double don't go by this split करके. हाँ. स्प्लिट करके तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था ना वो हो जाएगा अभी लग रहा है वो इस शीट में नहीं है प्रॉब्लम. Kshitija, we can't hear you. It is very weak. No, I am saying कि वो इस sheet that problem is not there in this sheet ना which you share. which one Extruder. No, वो no, सर देने वाले extruder, he is already having that one. It is there since last 2018 or something, so he will share that one. This one, mistakenly, I typed the name extruder. It is not extruder, it Okay, is CNC only, but it appeared twice. okay. So many confusions. No, this is my bad. Even I can't do the good copying. ಏ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ मेरे से सीखो मेरे से Usually we have to take lessons from you now. Mother, at least wherever we go, we get something good. At least we come back and write something. Even after you typing the problems, we are not able to remember, okay, it was 4 lakhs or 8 lakhs. एनीवे कांसेप्ट क्लियर हो गया तो लाइक नो वी कैन गो ऑन सॉल्व इट That's what, you can play around here and there. So, 4 होने दो 5 होने दो वी शुड नोट द मजे में चला गया सर When you have planned now? Tuesday I have planned anyway I one day before also I am getting there it's not like I have come to my friend's house in Bangalore Okay. उसका हाउस वार्मिंग है कल आए देखती हूँ हाय बाय कर सकती हूँ क्या श्रीनिवास को कल tomorrow I have an exam. सीरियसली What is that? Seriously, jokingly, ऐसा कुछ नहीं है उसमें. Exam or no exam, that's all. ऑल द बेस्ट बड़ी कल कंप्लीट करके आ जा प्लीज कल करो That too, afternoon session, 3 to 5. ओके फिनिश ऑफ First time I think you have taken this, no? गीश का लिख जाओ No, that I can take now only, no problem, but there should be an opportunity to distribute that. ये शक्कर मैं आऊंगी ना लेने के लिए Oh, excellent. I could not get. I think here Saturday, Sunday was available on Friday, so I'm taking on Friday. मेरे यहाँ रोज हो रहा है अभी रोज एवरीडे वाशी नहीं हमको इमीडिएट जैसे आज मैंने किया ना कल देना है परसों देना है तो स्लॉट ही नहीं मिलते. That's what, same thing in Bangalore. minimum 5 days you have to book.
That too for the December schedule, I was checking. November में at least 17 days they had the schedule. In December they have only 8 days or something. Then immediately I'll go for 10th and 13th. Haha. आउट ऑफ स्टेशन Hmm? राजेंद्र आउट ऑफ स्टेशन है हाँ. Yeah. ओके सॉरी अगेन No तो problem. यहाँ पे आपका इफेक्टिव एज 7 आया है बट आंसर बहुत बड़े कंफ्यूजिंग है तो आई विल गो विद द 7.5 Hmm. जो होना नहीं चाहिए एक्चुअली ना ये हम सर यहाँ एक छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन दीजिए सर हाँ बोलिए ये ट्रेंड फैक्टर कैलकुलेशंस कैसे कर दीजिए करिए। ये ट्रेंड मतलब कुछ नहीं है जो इंडेक्सेशन था हमारा इंडेक्स नंबर उससे हाँ, मल्टीप्लाई हाँ, किया है देखिए ये हमारा हाँ। बेस ईयर है डेट ऑफ वैल्यूएशन वाला डेट ऑफ वैल्यूएशन इज बेस ईयर ओके ओके तो उसका नंबर है 210 ओके हाँ, और हाँ। ये हमने फाइंड किया है 2009 के लिए सो 210 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 140 ओके ओके मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो आई थिंक सो सर ये जो है ना 2019 में रिप्लेसमेंट नहीं हुआ सर ये 2018 में हुआ है वो 4 लाख वाला. 4 लाख वाला जो है ना तो 2018 का इंडेक्स नंबर होना चाहिए हमारे पास बस है सर वो भी है यहाँ- एक डाल के ना करोगे कुछ भी हाँ ये क्या है और 19 का इंडेक्स नंबर चाहिए हमें बाद में ओके 19 का 210. 19 के कंपेयर में ही सबके आएंगे ना सर 2018 ले लीजिए ना सर 200 ले लीजिए ना 200 18 का हाँ ओके अब हमें 19 का चाहिए 210 पे. हम यहाँ ले लेते हैं 2019 का समझ लीजिए 201 है 10. ओके नहीं 10 है सर 210. हाँ मतलब वही ठीक है हाँ ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा 2009 15 अब आएगा 18 हाँ ये मतलब ये सिंपल ये आपका ये हो जाएगा 18 बट ये इंडेक्स नंबर बदल जाएगा आपका अब हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 200 यहाँ मैं 2000 कर देता हूँ अभी ओके ये हो गया चेंज इंडेक्स नंबर यस सर सिंपल ओके सो हमारी ट्रेंडेड कॉस्ट हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट 17 लाख ट्रेंडेड कॉस्ट हो गई 22 लाख 20 पॉइंट ओके एडजस्टमेंट कितना अगेन 2004 1 डिवाइडेड बाय दिस सेम थिंग सो हमारा आंसर था 2.94 जिसको हमने 3 में कन्वर्ट किया है Right. या सेम फिगर्स भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अगेन 2019 इंडेक्स नंबर वही रहेगा 2015 just a minute 2010 डिवाइडेड बाय 15 का क्या था ये वाला so, यहाँ पे भी 2010 डिवाइडेड बाय 9 का 14 ओके यहाँ पे 2018 हो जाएगा ये चीज यहाँ पे 2010 डिवाइडेड बाय 200 ओके तो एडजस्टन के बाद हमारा ट्रेंडेड कॉस्ट आया 18.14 तो ये ट्रेंडेड 10 3 सेम ईयर 10 यहाँ पे 1 आ जाएगा 2019 18 ओके सो स्टैंडर्ड कॉस्ट ये आ गया वेटेड अरेंजमेंट 19 आ गया और आंसर 6.61 अगेन इक्विवेलेंट टू 7 बट दिस 3 स्टेप फर्स्ट सिंपल फाइंड द इंडेक्सेशन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन कीजिए
दूसरा स्टेप, आपका जो भी रिप्लेस हुआ है उसको एडजस्ट कीजिए, दिस इज एडजस्टमेंट। ओके, तो एडजस्टमेंट हमारा 3 था, तो 10 को हमने एडजस्ट किया, 7 हो गया। ओके, सेम अगेन मल्टीप्लीकेशंस विथ इंडेक्स नंबर, तो ये हमारा ट्रेंडेड न्यू हिस्टोरिकल का कॉस्ट है आफ्टर एडजस्टमेंट। और इस एडजस्टमेंट ट्रेंडेड हिस्टोरिकल कॉस्ट को एज के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो यू विल गेट द ट्रेंडेड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्लस वेटेड इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ट्रेंडेड हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट इज योर इफेक्टिव लाइफ, सॉरी एज। Sir ji, one general question here, why I have to make this adjustment? Actually वो पीरियड में वो यूज हो गया करके कंसिडर किया तो देखिए, रिप्लेस एंड इम्प्रूवमेंट, दैट इज अ बोथ आर द डिफर। Correct. कार को आपने 4-5 साल के बाद पूरा इंजन खोल के इंजन ओवरऑलिंग किया है, दैट इज अ इम्प्रूवमेंट। राइट, और ओवरऑलिंग करने के बाद आपकी कार और ज्यादा चलेगी। ओके, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपकी कार जो ओवरऑलिंग करने के बाद जो 5 साल हुए थे, वो ओवरऑलिंग करने के बाद 3 साल या 2 साल जैसी नहीं हो गई। ओके, सो यहाँ पे हम लाइफ नहीं बढ़ा रहे हैं, एज घटा रहे हैं। ओके, सही है, दैट्स व्हाई। जैसे आपकी एज हो गई है, समझ लो किसी की भी एज हो गई है 50 इयर्स, और वो पूरा ऑपरेशन करके स्किन के सारे जो भी पार्ट्स जो है स्प्रिंकल निकाल देता है, और 50 साल का बंदा 30 साल जैसा लगता है। राइट, 50 साल का बंदा ने ऑपरेशन करा के न्यू लीग ले लिया, तो उसकी एज नहीं बढ़ेगी, सॉरी उसकी लाइफ नहीं बढ़ेगी। राइट, सही है, दिखाव बढ़ेगा, उसकी एज कम दिखेगी। Right. इफेक्टिव एज जो कम दिखती है ड्यू टू द ओवरऑलिंग एंड गुड मेंटेनेंस, वो चीज है यहाँ पे फंडा है। ओके, फिर इफेक्टिव एज एंड इफ बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्टिव एज 20 साल थी। 7.5 में माइनस कर दिया तो 12.5 आएगा। 12.5 या 7, देखिए दोनों आंसर है मैडम। 7.75 भी निकालेगा तो 12.25 भी आएगा। सर उसको माइनस करके ही रखा है सर उधर। ऐसा है, ओके। तो इफेक्ट क्या होगा, लाइफ, टोटल लाइफ माइनस इफेक्टिव एज आपका आंसर है यहाँ पे। हाँ, बैलेंस इकोनॉमिक आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्टिव एज। यहाँ फिर हमने सिर्फ एज कंसिडर की थी, क्रोनोलॉजिकल एज, 10 साल। यहाँ 20 माइनस 10 किया था, यहाँ पे इफेक्टिव करने का। 20 माइनस 7 करेंगे। राइट, ओके, एनी क्वेश्चंस? सर समवॉट पूरा क्लियर हो गया सर। हाँ, गुड। हमको आंसर नहीं आया करके कंफ्यूज हो गए सर, बस बाकी कुछ नहीं। नहीं मतलब लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल छोटी छोटी बातें जो हमारे 2 मार्क मिस करवा देती है और 0.5 ऐड करवा देती है, -0.5। so that counts, उसकी वजह, that counts a lot sir। सही है, तो उसकी वजह से 60 से 0 चले जाते हैं हम 2-3 मार्क। सही है, चलो अभी कुछ है हमारे पास, तो शायद किया नहीं किया मुझे पता नहीं, बट no, this was done sir, this was done, हो गया ना ये वाला। this was done, yes, yes। एक्सट्रूडर वाला आपके पास था सर, उसको डिस्कस करिए ना सर। हाँ, 1 मिनट चलिए ना, ये क्या है? केस स्टडी पीएम लो, अभी नहीं लिखता मैडम, वो एक्सक्लूडर बहुत पुराना केस स्टडीज है।
This 17 also we have done. हाँ मतलब ये हो गया, फिर तो पता नहीं आपको क्या दिक्कत आ रही है। वही आंसर मैच नहीं हो रहा था ना, ये बड़ा दिक्कत है। आंसर मैच नहीं हो रहा तो मैं बोला ना आपको कि डेसिमल को भूल जाइए। डेसिमल में अगर कुछ आगे पीछे है तो दैट इज ओके, बट जो नंबर है, होल नंबर है, वो वाला आंसर आप ले लीजिए। नहीं, I think this is that 4 question last time you shared. नहीं मेरे पास भी एक एक्सेल है जहाँ पे मैंने और 4 बनाए हैं, वो मैं देखता हूँ। अभी क्या बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। ओहो। सर हम 4 तो खूब पढ़ रहे हैं सर। नहीं, ठीक। सर ये भी है सर हमारे पास। हाँ मतलब मेरे पास जितना था ना No, मैंने no, सब he's दे दिया है। cross checking his database. Yeah. हाँ Okay. सही है। और मेरे पास एक चीज है जो मैंने पता नहीं आपके साथ शेयर की है, मतलब नहीं की है, जो आई हैव शेयर विद समवन एल्स, बट वो एक्सेल मुझे नहीं मिल रही है। मैंने बोला था लास्ट टाइम भी आपको एक एक्सेल दूंगा मैं। Exactly. तो मीठा मैं ईमेल देख लेता हूँ, ईमेल में अगर मैंने जिसको सेंड की है वहाँ से मिल जाती है मुझे। सर आपका ट्रैवल बैंगलोर तरफ है क्या? रायपुर रायगढ़। ओके ये देखिए, किया है हमने ये। यस सर। हाँ ये भी सर। कर रहे। यस। हाँ सर ये भी हो गया सर। ले तो 20 से 25 केस स्टडी आपके सॉल्व कर दी। 25 में कोई भी ऐसा फंडा है नहीं है जो बचा हो। सही है। सर अब नहीं सर, ऐसे नहीं होता है सर। फंडा हमको आंसर आना चाहिए सर। फंडा क्लियर है, आंसर नहीं मिलेगा तो हमको पैनिक हो जाता है सर उधर। हार्ट बीट हाँ डग बट डग होएगा। आंसर तो बट सर हमको हमको ना आंसर आना मतलब है सर उधर केस स्टडी में। नहीं वो समझ गया। ऑफिशियल क्राइम नहीं, फिर तो नहीं है मेरे पास भी कुछ, मतलब मेरे पास जो भी 50-60 केस स्टडी है छोटे मोटे मिलके, दैट ऑल आई हैव डन। सही है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो वी कैन डिस्कस। सर ये फोर्क लिफ्ट करके एक एक्सेल शीट में देखे सर, उसमें हमने जो शेयर किया है उसमें कौन सी सीट आपने? फोर्क लिफ्ट करके लिखा है सर उसमें। उसका शीट नाम फोर्कलिफ्ट दिया सर। देखिए डेस्कटॉप पे है।
ये ओपन करता हूँ, टैब में कुछ होगा तो हम्म ये वाला फोर्कलिफ्ट मतलब ABCD Initial Vast Factory 2 number of 4 lakh each. Date of purchase 25 Jan है. Put in use 2.5 only है. लाइफ उसकी 10 साल दी है, 5% दी है. डेट ऑफ वैल्यूएशन अप्रैल 2010 है. ओके मतलब आपकी जो एज है 5 years है, कोई बात नहीं. Forklift is absolutely fine. Be maintained on a 2010. Maintain on 2000 अप्रैल 2010. एक्सपेंस किया गया है इसके ऊपर 1.5 lakhs का. ब्रांड न्यू forklift अवेलेबल एट 15 lakhs. सिमिलर forklift अवेलेबल सेकंड हैंड मार्केट की बात कर रहे हैं हम 5.75 lakhs. On 31st March, using the straight line, find the depreciation of actually in a books of account. Depreciation amount. क्या किया? सैलवेज वैल्यू आज की, चलो मैं अपनी तरफ से करता हूँ. ये सिर्फ बी की बात हो रही है कि दोनों की बात हो रही है? ओनली फॉर बी. बी का ही बात हो रहा है हाँ, सर. बी का ही बात हो रही है. तो यहाँ पे जो चाहिए वो 12 लाख की चाहिए. ओके, तो 12 लाख माइनस क्या रहेगा 5% ऑफ 12 लाख 0.6, ये आपका डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी गई है 10 साल. ये आपका डेप्रिसिएशन पर एनम आएगा पर ईयर. हाँ सही है. सो 1.5 into your age 5 years, so 7.5 it is your total depreciation. एक साल का डेप्रिसिएशन आपका 1.14 5.7 टोटल डेप्रिसिएशन आपका आएगा. तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ये क्या रहेगा 12 माइनस 30 6.3. DRC डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो ये क्या बोला गया है ब्रांड न्यू 15 लाख में आ रही है. सही है. तो डेप्रिसिएशन पर एनम क्या रहेगा 15 into point माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 10. ये एक साल का डेप्रिसिएशन. तो 5 साल का डेप्रिसिएशन 1.25 DRC. ओके, अब क्या बोला है ये बी रिक्वायर्ड मेंटेनेंस. So this 1.5 further you have to reduce minus. So 5.65 something. Okay. Net book value of both forklift 2010 in a books of account. ये कुछ खास नहीं है. एक साल का डेप्रिसिएशन आपका था एक लिफ्ट का 1.14, तो 2 का हो जाएगा 1.38. टोटल डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 11 lakhs और 24 लाख माइनस 30 आपका बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों का आ जाएगा. ओके, दिस इज अ DRC. हाँ बोलिए. Here that maintenance cost is immaterial. बुक्स ऑफ अकाउंट में हाँ मेंटेनेंस कॉस्ट इज इमटेरियल्स. सही है. तो वो चीज नहीं आएगी वैल्यूएशन में. दैट इज अ फैक्ट. ओके. ओके,
फेयर वैल्यू ऑफ फॉकलिफ्ट बी, मार्केट वैल्यू में क्या दिया गया है, अवेलेबल एट 5.7, राइट. सिमिलर, बट ये अभी नहीं बोली गई है. दिस विल बी बिकम अ फेयर वैल्यू ओके. आफ्टर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद जो आएगा दैट इज अ फेयर वैल्यू. Whichever is less आएगा क्या? Otherwise whatever the figure comes here. अगर मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करना है तो मैंने लास्ट टाइम भी सिंपल समझाया था कि आप गाड़ी लेने जा रहे हो और आपको पता चलता है कि गाड़ी के टायर नए डलवाने पड़ेंगे, तो आप उतना पैसा कम दोगे. करेक्ट. तो ये तो टायर घिस चुके हैं, मुझे नए डलवाने पड़ेंगे 20,000, तो ये तू 1 लाख बोल रहा है, मैं 80,000 में देता हूँ. राइट. सही है. अब देखिए सिमिलर फॉकलिफ्ट अवेलेबल है 5.75 में, जो Yes. ज्यादा है. आप इतनी थोड़ा दोगे, क्योंकि आपको पता है कि खर्चा है. Then I will not pay that money. Yes. That you will not pay that money. You will pay this money after deduction of your expense. Okay. सही है. True. क्लियर? और कुछ? इसमें है कुछ डिफिकल्टी आपकी? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपने फाइंड किया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और मल्टीप्लाई किया है आपने. सर यहाँ यूजफुल लाइफ करके पूछा है ना सर, कहाँ तो पर? यूजफुल लाइफ विल नॉट चेंज, ओनली द डिप्रिसिएशन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द NASD. शिफ्ट. अगेन जब NASD की बात होती है तो इट इज एज पर द कंपनी एक्ट. बट कैप्टिव पावर प्लांट 20 मेगावाट का, रोलिंग मिल 20 यूजफुल लाइफ ऑपरेटिंग दिस सिस्टम, कूल रूम 20 इयर्स लाइफ इज सिंगल शिफ्ट, फिनिशिंग सेक्शन 20 इयर्स वर्किंग. तो पावर प्लांट, ये पावर प्लांट है. ओके, स्टील इंडस्ट्री है ये 30 इयर्स. व्हाट विल बी यूजफुल टूल रूम फॉर डेप्रिसिएशन? ये तो और दिया गया होगा ना. टूल रूम सीधा 20 साल है, तो और क्या चिंता करने की. यूजफुल लाइफ ऑफ द रोलिंग मिल फॉर द डेप्रिसिएशन, रोलिंग मिल 20 साल, ये भी दिया गया है. यूजफुल लाइफ ऑफ फिनिश सेक्शन, ये भी दिया गया है. फाइंड द नेट ब्लॉक वैल्यू ऑफ पावर प्लांट, ग्रॉस ब्लॉक उसका दिया है. सो आफ्टर 2 years यूज कंसिडरिंग द WDV, कंसिडरिंग द सेल वैल्यू एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. रोलिंग मिल का कॉस्ट दिया गया है, कैप्टिव पावर प्लांट का कैपेसिटी दिया गया है. आपके पास कॉस्ट है, लाइफ है एंड सेल्वेज वैल्यू है. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको फाइंड करना पड़ेगा. दैट यू हैव फाइंड 1 माइनस 100. 100 क्यों किया आपने? ये आपका ग्रॉस ब्लॉक 160 करोड़ है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 10 है, तो 16 आएगा. एंड 160 रेज टू 1/n, n इज 30. so 7% आपका डेप्रिसिएशन लगेगा. ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं 160 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन. ये आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा. यहाँ पे इसको हम कर देते हैं कांस्टेंट. तो सेकंड ईयर का ये डेप्रिसिएशन. ओके, 2 साल के बाद फाइंड द करोड़ आफ्टर 2 years WDV कंसिडरिंग. फाइंड आउट नेट बुक वैल्यू. सो दिस इज योर नेट बुक वैल्यू. ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही आपने कुछ भी किया हो, बट आंसर आपका सही है. नेट बुक वैल्यू ऑफ टूल रूम्स यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड्स. ओके, सो ये क्या किया है आपका 200 माइनस 200 220. ओके, मैं सिंपल करता हूँ मेरी तरफ से. 200 स्क्रैप वैल्यू उसकी है
20% मतलब -4, सही है। ओके, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है उसकी, 20। ये 30 है। कैप्टिव पावर प्लांट की 30 है ना, हाँ, नहीं टूल Tool room. रूम की पूछ के, टूल रूम 20। Is it is 20. 20. Okay, so this is a depreciation for the 1 year. Same depreciation for the second year. ये हमारा टोटल depreciation आ गया। उसका जो ग्रॉस ब्लॉक है माइनस आपका 2 साल का depreciation, 180 आपका आंसर आएगा। ओके, फिर नहीं, यहाँ पे कुछ और दिया गया है क्या, सिंगल शिफ्ट ही है टूल रूम में, तो एडिशन डिलीशन नहीं करना। Right. फर्नेस एंड रोलिंग मिल का क्या फाइंड करना था, वही बुक वैल्यू। हाँ सर वही है, वैसे ही है सर। फर्नेस तो दिया, हाँ के ओके ओके 3 शिफ्ट में यूज कर रहा है, 20 साल है। ओके, इसका ग्रॉस ब्लॉक क्या था, मतलब ऐसे कुछ 200 ऐसे कुछ दिया है सर अलग से। हम चले 200 दे लेते हैं यहाँ पे। ओके, ग्रॉस बुक वैल्यू इस 200 CR कर लेते हैं, तो सिंपल 200 माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू पकड़ते हैं 10%। ओके, डिवाइडेड बाय क्या था 20, हाँ 20। सही है। फर्नेस एंड रोलिंग मिल 20 ईयर्स। ओके, यहाँ और लिख लेते हैं कि हमने जो कंसीडर किया है 10% सैल्वेज वैल्यू, तो 1 साल का हो गया। सो 2 साल का आपका डेप्रिसिएशन रहेगा इंटू 2। ओके, ये 200, सो दिस माइनस दिस, इट इज योर बुक वैल्यू। ये आपने जो कैलकुलेट की इज फॉर अ सिंगल शिफ्ट। Shift, yes. आपका डबल शिफ्ट में चल रहा है तो डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा Twice 2 of times। that and 1.5। 1.5, sorry. 3 शिफ्ट में चल रहा है ना आपका, हाँ तो Okay. डबल। तो डबल हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। ओके, सो आपका डेप्रिसिएशन हो गया यहाँ पे दिस, तो आपका जो बैलेंस बचा दिस माइनस दिस फॉर अ ट्रिपल शिफ्ट, 160 आंसर। देखिए, अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के है तो कुछ नया नहीं पूछा और इजी भी है। ओके, ये 3 मार्क तो देखे, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पे इसमें सिर्फ कुछ करना था, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और उसका आपका इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, 1 माइनस Scrap by asset to the power of 1 by n, right? 1 by n, दैट इज n इज योर लाइफ, टोटल लाइफ। ये कुछ करना था आपको, बाकी तो कुछ नहीं है। सही है। ओके, बताइए और कुछ। सर अभी सिर्फ एग्जाम लिखना है अच्छे से। देखिए, सिंपल बताता हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए हर एक टर्मिनोलॉजी पे, छोटी छोटी बातों पे। सही है। अभी ही आज मॉर्निंग में मैं मेरे बच्चे को वो ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड की प्रिपरेशन करवा रहा था। हम भी कुछ कंफ्यूज है, मेरा बच्चा 5th में है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स मुझे भी आता है, बच्चे को भी आता है, बट एक क्वेश्चन ऐसा था कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैंक्रियास जनरेट होते हैं वो कहाँ पे ऐड होते हैं, मतलब स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइल में, लार्ज इंटेस्टाइल में, वो मुझे नहीं आता था, मेरे बच्चे को नहीं आता था। मतलब हमारी पढ़ाई उतनी नी नहीं थी। Right. सही है, जो पॉइंट तो होना चाहिए था कि भाई हमने बार बार पढ़ा कि डाइजेस्ट होता है, बट कैसे डाइजेस्ट होता है नहीं पढ़ा। उसमें क्या होता है तो डाइजेस्ट होता है वो नहीं पढ़ा। सही है। Right. Yes, sir. So basically the depth of study or knowledge or whatever it is. थोड़ा दिमाग में फ्यूजन चाहिए, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, फलाना ठिकाना। बाकी
ऐसे बहुत फंडामेंटल्स नहीं है, सब कुछ मिलाओ ना। देन ऑल्सो हमारे पीएम के वैल्यूएशन में 20 से 25 ऐसे पॉइंट है जो याद रखने हैं। देयर इज अ फंडामेंटल कि भाई यहाँ पे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे ट्वीट कर सकते हो लोग, सही है। बाकी ना इक्वेशन में कोई फंडामेंटल है ना कुछ में। जैसे हमने ये बात की है अर्ली फर्स्ट ही, सही है, तो पता नहीं ये थोड़ा आधा अधूरा है क्वेश्चंस। तो जहाँ पे हमने बात की कि भाई कंपनी एक्ट में सीजनल एंड नॉन सीजनल दो डिस्कस किया गया है। अगर नॉन सीजनल है और वो 180 डेज या उससे ज़्यादा चलता है तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कटता है, और नॉन सीजनल है 140 डेज या उससे ज़्यादा चलता है तो 1 ही साल का डेप्रिसिएशन कटता है, भले वो फिर 240 डेज चला हो या 365 डेज चला हो, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा उसको। ओके ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। ओके, बताइए और कुछ पूछना हो तो। सम ऑफ डिजिट मेथड में सर, सम ऑफ डिजिट मेथड में सम ऑफ डिजिट मेथड, एक्चुअली अगर 100 करोड़ का वो है तो माइनस स्क्रैप वैल्यू करके हम एसओडी फाइंड आउट करेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट पे करेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट पे करेंगे? चलिए सर आपने क्लास में सॉल्व किया था ना, उसमें है सब ये वो 17 प्रॉब्लम है ना। कोई बात नहीं, यूजफुल लाइफ इज 4 इयर्स। आपकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इट इज 10,000, और आपकी जो स्क्रैप वैल्यू या सैलवेज वैल्यू कुछ भी बोल दो इट इज 1,000। ओके, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स है तो क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4। हाँ, सम ऑफ डिजिट फैक्टर होगा 10। ओके, सो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर का क्या आएगा? 1/10 10 1.5। ओके, राइट। अब आपका डेप्रिसिएशन होगा 10,000, होगा कि नहीं होगा? ये आपका डेप्रिसिएशन है, ऐसा होगा? नहीं, बताइए यस या नो। नहीं होगा ना, क्योंकि स्क्रैप इज द फाइनल व्हिच यू हैव टू कीप ना, तो डीए पे। तो आपको आंसर मिला? हाँ ठीक है, वही कंफर्म करना था, ठीक करना है। सही है, आपका टोटल डेप्रिसिएशन 1,000 नहीं होगा। या वी हैव टू, आपकी वैल्यू 1,000 रुपये तो बचे ही बचेगी। करेक्ट। ओके, तो $9,000। आ गया? यप। तो आपका 1,000 रुपया बचा। सही है। सही है। तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, इसको क्या बोलते हैं 9,000 को? डेप्रिशिएबल अमाउंट। यस, डीए। डेप्रिशिएबल अमाउंट। सर और एक क्वेश्चन था जो हमने ट्रेंडिंग कॉस्ट का किया था ना, ट्रेंडेड फैक्टर्स का लेके प्रॉब्लम, उसमें जो बैक 2005 की वैल्यू हम डिडक्ट करते हैं, क्या वो हम बोल सकते हैं कि उस पार्ट की स्क्रैप वैल्यू है और सेलिंग वैल्यू है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। सही है। देखिए, कंपनी या मशीन पार्ट रिप्लेस करती है, एक तो सिंपल, अगर वो पार्ट बिगड़ जाता है या दूसरी के उस पार्ट की वजह से वो मशीन्स की ओवरऑल एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, भाई ये पार्ट बदल दोगे तो आपका चल जाएगा। तो ये जैसे हमारे कार या टू व्हीलर है, कार्बोरेटर बदल देते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये तो मशीन्स में भी ये चीज है, और मशीन्स में भी ईयर ऑन ईयर जैसे टेक्नोलॉजीज नहीं आती है, कुछ ना कुछ अल्टरनेट करवा देते हैं। जैसे हमने एक सीएनसी मशीन खरीदा था 10 साल पहले,
आज वही सीएसएन में मशीन्स में आप प्रोग्राम नया डाल दोगे तो वर्क एज ए न्यू मशीन्स करेगा। राइट। तो पुराने प्रोग्राम को हमने फेंक दिया डब्बे को, नया डब्बा लगा दिया, सही है। बट जब पुराना डब्बा निकाल देंगे तो उसकी कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी और नए डब्बे की ऐड करनी पड़ेगी। तो ये चीज है। एक्चुअली 2013 कंपनी एक्ट आया, उससे पहले कंपनियों में ये बहुत दिक्कत थी। जैसे कंपनी ने बॉयलर खरीदा 100 टन का और उसकी वैल्यू आई 10 करोड़। ओके, फिर कंपनी ने 2-3 साल के बाद उसकी लाइनिंग चेंज की और उसका खर्चा हुआ समझिए 50 लाख। तो ये 50 लाख जो खर्चा हुआ वो 100 करोड़ में से डिडक्ट करना था, बट वो ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं और कंपनियां करती भी नहीं थी। तो 10 करोड़ पहले पूरे बॉयलर का, फिर 5 साल के बाद अगेन 50 लाख ब्रिक लाइन ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर तो हो गया 10.5 करोड़ 10.5 या। बट ऐसा नहीं है। आपके 10 करोड़ में पहले ब्रिक लाइन थी, वो ब्रिक लाइन की जो भी वैल्यू थी तब, समझो आज रिप्लेसमेंट कॉस्ट 50,000 है, तब 30,000 थी, तो 30,000 निकाल दो उसमें से, तो आपका वो हो गया 9.7 करोड़ प्लस आज के 50 लाख डालो तो आपकी वैल्यू है 10.2 करोड़, नॉट 10.5 करोड़। ये फंडा है, सही है। जब भी आप स्पेयर पार्ट बदलते हो तो पुराने की इफेक्टिव प्राइस जो होगी वो निकालनी पड़ेगी। That's why we are making adjusted. ओके, सिंपल इसी को आपकी कार की लैंग्वेज में समझाता हूँ। 5 साल पहले आपने कार ली थी 5 लाख रुपया में, समझ लो वो 5 लाख रुपए में कार्बोरेटर की वैल्यू थी 20,000 रुपये। अब 5 साल के बाद आपका कार्बोरेटर डी एफिशिएंट हो गया और वो कार्बोरेटर को आप रिप्लेस करते हो 45,000 में 5 साल के बाद। तो आपकी कार की वैल्यू आपको क्या लगता है 5 लाख प्लस 4.5 लाख, सॉरी 4.5 मतलब 5,45,000, 5.45 लाख हुई। नहीं, जो कार्बोरेटर आपने रिप्लेस किया था 5 लाख में वो इंक्लूडेड था और 5 साल पहले कार्बोरेटर की जो प्राइस थी वो 20,000 थी। अगर वो कार्बोरेटर पुराना निकाल देते हो, अब आपकी कार की वैल्यू क्या आई 4.8 लाख प्लस नया कार्बोरेटर 45,000। तो आपकी कार की जो रिप्लेसमेंट वैल्यू हुई, कॉस्ट हुई, इट इज अ 4.25 नॉट 4.45। ओके, सो दैट इज एडजस्टमेंट। उस पुराना वाला एडजस्ट करना ही पड़ेगा हमें। ओके, राइट। सर वैल्यूएशन कौन सा इसका रेफर करते हैं सर हम, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स? आरबीआई वैल्यूएशन? देखिए, आपका क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, बट आज की डेट में हम इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स IVS फॉलो करते हैं हमारे टेक्निकल वैल्यूएशंस के लिए। और जब अकाउंटिंग पर्पस से वैल्यूएशन होता है तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। अभी वैल्यूएशन करने के लिए इंडिया में कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं है। ओके, तो स्टैंडर्ड्स कोई नहीं है। एक्ट हमारे पास 2-3 है कि ऐसा ऐसा आपको करना है, स्टैंडर्ड्स नहीं है, ऐसा ऐसा करना है, गाइडलाइंस कुछ कुछ है, सही है। बट अभी हमारे पास एक ही स्टैंडर्ड्स है IVS। टेक्निकल वैल्यूएशन के लिए IVS, और अकाउंटिंग के पर्पस से कुछ काम करना है तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है हमारे पास। So that means this act and all governed by the government and these standards are governed by the international organizations. नहीं, हाँ। ओके, जैसे इंडिया की बहुत सारी जो RVOs है, इट इज अ पार्ट ऑफ द IVS कमेटी या IVS के मेंबर्स भी है। अब ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वो इंटरनेशनल वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स है, दैट इज ओके, गुड। बहुत सारी कंट्री उसे फॉलो करती है, बट हर एक कंट्री अपनी जरूरत के हिसाब से वो स्टैंडर्ड्स को थोड़े मॉडिफाई करती है। राइट। अपनी इकोनॉमी से, अपने ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस, लोकल प्रैक्टिसेस एंड अपनी लोकल प्रैक्टिस क्या है, अपने मार्केट में डेटा क्या अवेलेबल है, उस हिसाब से वो स्टैंडर्ड को अपने कंट्री के लिए मॉडिफाई करती है। तो इंडिया में भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स बनेंगे, दैट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द IVS। बट वो मॉडिफिकेशन 5-10% से ज्यादा नहीं होता। करेक्ट।
ओके, बताइए, दैट इज अनदर थिंग, पहले एग्जाम क्रैक कीजिए. No, this was one of the question in MCQ in exam. Registered valuer will follow the standards of what? Options था international standards, standard set by the government, standard set by the RBI, his own standard. ऐसा कुछ था. देखिए, आरबीआई तो वैल्यूएशन में इंटरफियर करती ही नहीं है, और गवर्नमेंट कोई स्टैंडर्ड बनाती नहीं है. ये तो इंटरनेशनली, अभी हमारे जो भी असाइनमेंट्स आते हैं उसमें क्या लिखा होता है, नॉट इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू डू वैल्यूएशन बाय इंटरनेशनली Accepted standards. वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स. Right. मतलब ऐसे स्टैंडर्ड से काम करो जिसे सारी दुनिया मानती है. Correct. सही है, तो वो चीज आती है. तो ब्लाइंडली वी हैव टू नॉट फॉलो आईवीएस. सही है. अगर वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन हो तो भी नहीं चूज करेंगे ना? नहीं, वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशंस के पावर सिर्फ मॉनिटरिंग तक है. मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, वो कुछ कर नहीं सकते. सही है. आरबीओस के पास अभी कुछ पावर नहीं है, सिर्फ वो मॉनिटरिंग के पावर्स उनके पास है, और रिपोर्टिंग कर सकती है. अच्छा पूरा कुछ भी करना हो वो, अदरवाइज दे आर वर्किंग एज अ ऑब्जर्वर ओनली and second hand of a government. गवर्नमेंट खुद काम नहीं कर सकती, इसलिए आरबीओ को बोलते हुए तुम करो और हमें रिपोर्ट करो. सही है. सर लास्ट क्लास में आप क्लास नोट्स वो एक वर्ड फाइल में किया था, अगर वो सेव किया हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि द बुलेट पॉइंट्स आर सो गुड इन दैट वन. देखिए, फिर बुलेट जितने मार्क आएंगे. लास्ट टाइम मैंने ये भी बोला था कि वो बुक में से आप कॉस्ट अप्रोच पढ़िए पूरा, बहुत ही अच्छा दिया. सबसे अच्छा कॉस्ट अप्रोच जो दिया है ना वो बुक में है. वी डिड इट सर, वी डिड इट. सही है. बेस्ड ऑन दैट ओनली ये ट्रेंडेड कॉस्ट का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ गए, अदरवाइज इट वाज ए रॉकेट साइंस फॉर अस. सही है. तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बट वही वो बुक पढ़िए, दैट इज द बेस्ट. आपको वहां से बहुत सारे फंडामेंटल्स दिमाग में होंगे. देखिए, स्टडी मटेरियल्स टू द पॉइंट होते हैं. करेक्ट. समझने के लिए, ओवरऑल समझने के लिए अच्छा है, बट ऐसे एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आपके लिए मैं प्रीफर नहीं करता कि गो टू द बुलेट. सही है. फिर भी अगर मेरे पास है लास्ट टाइम्स के तो शेयर कर दूंगा, बट नेवर माइंड, आप बड़ा बड़ा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं. सर अभी जो एक्सेल शीट में आपने वर्क किया ना सर, हमने जो भेजा वाला उसको भेज दीजिए. वो मैं अभी कर देता हूँ. सही है. तो क्योंकि अभी टाइम नहीं है. या प्लीज. सही है. आपने याद दिलाया था, मुझे याद था, अदरवाइज मुझे याद भी नहीं था कि आज उस लेक्चर का बोला है मैंने. लकीली आई वाज फ्री. So did you disturb your schedule? ऐसा तो I hope it is not. एक्चुअली कल अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है, तो मैंने पूरे सारे काम खत्म ही कर दिए थे. हाँ. क्योंकि 6 दिन के लिए बाहर जाना है, तो ऐसे कुछ पेंडिंग्स फिर क्या क्लाइंट के फोन पे फोन आते हैं, तो मैं नॉर्मली रखता नहीं. करेक्ट. ये वाला दैट वन. या जो 5 फाइल थी वो सब डाल देता हूँ. एक आध एक्स्ट्रा आ गई हो तो भी बता नहीं. केस स्टडी एग्जाम 2. ओके, हो गया. एक दो में ही चेंजेस किए हैं. Right. ये तो एज इट इज है. ओके. यस सर. कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे ग्रुप में डाल दीजिएगा, या फोन करना हो तो रात को कीजिएगा आफ्टर 8:30 और 9. राइट. और आप एग्जाम दे रहे जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक दोनों को. थैंक यू सो मच. फतेह करके आइए. ठीक है सर. यस सर. थैंक यू. Yeah.
बाय। हाँ, क्या करना है ये द मीटिंग। Ah.